वेलकम बैक गाइस। अपना आज का जो टॉपिक है दैट इज रिफंड्स अंडर जीएसटी सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 58। गाइस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही है इसमें से। नॉट ओनली दैट, इवन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके लिए बहुत रेलेवेंट है गाइस। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना रिफंड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो हम पहले डील करेंगे और जो प्रोसीजर एक्सपेक्ट है उसको बाद में डील करेंगे। एंड ये रिफंड में बेटा बहुत छोटे 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 पॉइंट्स है, ठीक है। इसको ना पूरा समझने की एक बार में ट्राई मत करना, छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहा है ना, बस उतना उतना खत्म कर जाओ। चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद रिफंड। सर रिफंड कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में अराइज होगा, ऐसा कब होगा जब गवर्नमेंट मुझे माल देगा। देयर आर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। पहला वो लोग बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई अंडर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी, बीट ऑफ गुड्स बीट ऑफ सर्विस। सो व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? जीरो रेटेड सप्लाई मतलब आप आइदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस कर लो या फिर आप एसईजेड को सप्लाई कर लो। और ये जीरो रेट करने के गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन? एक सर आईजीएसटी पे करो और वो आईजीएसटी जो पे किया उसका रिफंड ले लो। सेकेंड सर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर अ बॉन्ड अंडर अ एलयूटी आप एग्जीक्यूट कर लो, उसे सप्लाई कर लो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, और आपके पास जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी रहेगा उसका हम आपको रिफंड दे देंगे। सो देयर आर टू वेज, वन ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सेकेंड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी। अच्छा, जो आईजीएसटी पे करके मुझे रिफंड लेना है वो आपको जीएसटी में रिफंड नहीं लेना है, उसको आपको कस्टम्स में डील करना है। सर ऐसा क्यों? वाई अंडर कस्टम्स, वाई नॉट अंडर जीएसटी? बिकॉज सर आपने क्या एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्ट जब किया तब आपने जीएसटी पे किया, यस। तो क्या उसके लिए आपने ऑलरेडी शिपिंग बिल फाइल किया रहेगा, यस। तो उसका जो रिफंड है वो कस्टम्स के थ्रू डील करवा लो। और अगर आपने कोई जीएसटी पे नहीं किया है, अगर आपको आईटीसी का रिफंड चाहिए तो वो तो आपको जीएसटी अथॉरिटी ही देगा आपको आईटीसी का रिफंड, वो कस्टम्स नहीं देगा बेटा। तो जो सेकेंड तरीका है ये अपने को जीएसटी वाला अथॉरिटी देगा। सर ये जीएसटी अथॉरिटी आपको जो रिफंड देगा तो सर मेरे को क्या पूरा आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा? ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का ही रिफंड दिया जाएगा, नॉट फॉर कैपिटल गुड्स, एंड इट इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम रिफंड फॉर्मूला अंडर रूल 89(4). मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे एक मैक्सिमम रिफंड की फॉर्मूला दी गई है, वो रिफंड की फॉर्मूला के बेसिस पे आपको रिफंड दिया जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल। ओके, सेकेंड सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? सर मैं परचेज कर रहा हूं एट 18% और मैं सर सप्लाई कर रहा हूं 12% पे। सर तो मेरा जो आईटीसी है ना वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, आई कैन नॉट यूटिलाइज इट। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है रिफंड ले ले, उसमें आपको रिफंड सिर्फ इनपुट्स का मिलेगा, इनपुट सर्विस का नहीं मिलेगा। सर वो भी क्यों? बिकॉज हम कंपेयर भी किस चीज को कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमने खरीदा तो क्या खरीदा? इनपुट्स, इनपुट्स खरीदा एट 18% और उसको सप्लाई कर रहे हैं एट 12%। तो हम कंपेयर भी तो इनपुट्स को कर रहे हैं, तो यहां पे आपको जो रिफंड मिलेगा वो सिर्फ इनपुट्स का मिलेगा, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। और यहां पे जो मैक्सिमम फॉर्मूला है वो रूल 89(5) में दिया हुआ है। ओके, और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? तो सर डीम्ड एक्सपोर्ट। व्हाट आर डीम्ड एक्सपोर्ट्स? सर आई एम इन इंडिया, माय रेसिपिएंट इज इन इंडिया, बट गवर्नमेंट बोलता है अगर आप उसको सप्लाई करो तो इसे हम एक्सपोर्ट मान लेंगे। समझना बेटा, मैं इंडिया में हूं, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो आप बोलोगे सर आपने तो इंडिया में सप्लाई किया है, बट गवर्नमेंट कुछ ट्रांजैक्शंस को वो लोग बोलते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हम इसको एक्सपोर्ट मान लेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ये कहां पे दिया हुआ है? सेक्शन 147 में दिया हुआ है, और नोटिफिकेशन 48/17 में आपको नोटिफाई मिलेगा। कितने नोटिफाइड कैटेगरी है? टोटल 4 ट्रांजैक्शंस। 4 ट्रांजैक्शन ऐसे है जहां पे गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगा, बट यहां पे कंडीशन क्या होता है कि ये जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया होना चाहिए वो इंडिया में किया होना चाहिए।
So you have manufactured the goods in India and you have supplied to a specified category. In that case, you can claim the refund. Okay, next. इंटरनेशनल टूरिस्ट थियोरटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसमें। इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई बंदा आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया घूमने के लिए, और इंडिया से जब वो बाहर जा रहा है तो वो यहाँ पे कुछ पैटी पैक गुड्स उसने परचेज किया और वो लेके जाना चाहता है, तो बेटा वो गुड्स का कंजम्पशन इंडिया में तो हुआ ही नहीं, तो टेक्निकली उसे एयरपोर्ट पे रिफंड मिल जाना चाहिए। यस, बट प्रैक्टिकली नहीं है, जाने दो इसे। नेक्स्ट सर, मैंने एक्सेस पेमेंट कर दिया कैश लेजर में, और मेरे को पे कैसे करना है, कैश लेजर के थ्रू पे करना है, तो मैंने पे जब किया था ना कैश लेजर में एक्सेस पे कर दिया, तो सर क्या मुझे उसका भी रिफंड मिल सकता है? यस, वो पैसे आपके हैं। ई कैश लेजर मतलब इट्स नथिंग, इट्स सिंपल लाइक अ वॉलेट। तो सर मैंने मेरे वॉलेट में पैसे डाले हैं, होते हैं ना पेटीएम वॉलेट, अमेजोन पे वॉलेट, ये सारे वॉलेट है, तो मैंने उसमें मेरे पैसे डाले हैं सर, वो मेरे हैं, मुझे वो वॉलेट से जब पैसे मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए तो मैं कभी भी मांग सकता हूं। यस। नेक्स्ट सर, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस, और सप्लायर ऑफ सर्विस होते हुए सर मेरे को अगर कोई एडवांस मिलेगा तो उस पर मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो सर मेरे को कुछ एडवांस मिला, मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, बट एक्चुअल में सप्लाई किया ही नहीं, और मैंने उसको पैसे वापस दे दिए, बिकॉज मैंने सप्लाई किया ही नहीं तो मैंने उसको पैसे वापस कर दिए। तो सर क्या मैंने गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया है क्या उसका रिफंड मिल सकता है? यस। ओके, और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? नेक्स्ट सर, रॉन्ग कलेक्शन ऑफ जीएसटी, आई जीएसटी चार्ज करना चाहिए था, सी और एस जीएसटी चार्ज कर दिया, या वाइस वर्सा, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और ये रिफंड विदाउट इंटरेस्ट दिया जाएगा, और आपको जो पे करना है वो भी विदाउट इंटरेस्ट होगा, ये आपको याद आएगा। चलो नेक्स्ट सर, कुछ मैटर चल रहा था, मैं अपील में लेके गया, ठीक है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, मैं अपील में लेके गया, अपील में मैं केस जीत गया, अपील के वजह से मुझे रिफंड आ रहा है, मिल जाएगा रिफंड। सर आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई असेसमेंट, मैं सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्रोविजनल असेसमेंट करवा दो, प्रोविजनल असेसमेंट करवा दिया एट अ हायर एंड। सर जब फाइनल असेसमेंट हुआ ना तो वो लोअर एंड पे हुआ, तो मैंने ज्यादा टैक्स पे किया था ड्यूरिंग प्रोविजनल असेसमेंट, तो क्या मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा? यस सर, मिल जाएगा। नेक्स्ट सर, यूएन बॉडीज, एम्बेसीज, जिसको यूआईएन नंबर दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, सर ये लोग जो भी परचेज करते हैं ना, गवर्नमेंट बोलता है हम आपको रिफंड दे देंगे, बस हमें ये बता दो आपने क्या क्या खरीदा है, उसकी लिस्ट दे दो, हम आपको रिफंड दे देंगे। एंड नेक्स्ट, देयर आर सम नोटिफाइड पर्संस अंडर सेक्शन 55 जहां पे गवर्नमेंट रिफंड दे रहा है। सो गाइस, दिस आर द सर्कमस्टेंसेस फॉर रिफंड, दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव, बस इतना ही नहीं है, इससे अलावा और भी हो सकता है कभी। सो दिस लिस्ट इज जस्ट इलस्ट्रेटिव लिस्ट। ओके नेक्स्ट, तो सबसे पहले गाइस हम कर रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग फॉर प्रोसीजर, ठीक है, वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला विच इज गिवन इन रूल 89.4 एंड रूल 89.5। ओके, ZRA इज जीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसका जो फॉर्मूला है वो 89.4 में दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है वो 89.5 में दिया हुआ है। ओके, जीरो रेटेड सप्लाई का मीनिंग दिया हुआ है, अपने को पता है दो जीरो रेटेड सप्लाई हो सकता है, एक एसईजेड को सप्लाई करना और एक एक्सपोर्ट कर देना। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है ये भी हमें पता है कि इनपुट टैक्स इज हायर देन आउटपुट का टैक्स। सेकंड सर, अगर मैं एक प्रोडक्ट है जो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है उसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं, अगर एक मैंने प्रोडक्ट बनाया, लेट सपोज मैंने ए खरीदा, ए से बी बनाया और मैं बी को एक्सपोर्ट कर देता हूं, अब बी जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, अगर वो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या सर ये जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि क्या जो टैक्स पे करना है, जो टैक्सेबल सप्लाई है, क्या वही जीरो रेटेड सप्लाई में आ सकते हैं या कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ सकता है? तो गवर्नमेंट ने वेरी प्रॉपरली, वेरी सिंपल क्लैरिफाई किया हुआ है कि नहीं, आपने अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक्सपोर्ट किया है तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर जीरो रेटेड सप्लाई।
जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट या एसईजेड, बीट ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट और बीट ऑफ एग्जेम प्रोडक्ट डजंट मैटर। ओके सर, अगर मैंने ए खरीदा जिसपे टैक्स लग रहा था 12%, उससे मैंने बी बनाया 0%, और सर मैंने बी इंडिया को बेचा, इंडिया में बेचा, तो सर अगर मैंने बी इंडिया में बेचा और मैं बोलता हूं ये तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, और मुझे आईटीसी का रिफंड दे दो, गवर्नमेंट बोलेगा जा 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 जा, जा यहां से जा। ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, तूने इंडिया में बेचा है, दिस इज एग्जेम सप्लाई। और हमने जब एग्जेम सप्लाई दिया था तो हम इसको बोलेंगे तेरा आईटीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और तू क्या रिफंड लेने आ गया मेरे पास, चल जा यहां से। तो गवर्नमेंट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में एग्जेम सप्लाई नहीं देगा, एग्जेम सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके नेक्स्ट सर, जीरो रेटेड सप्लाई, इसमें लेट्स सपोज एक्सपोर्ट, सर एक्सपोर्ट पे क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है? सर मेजरली तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, मेजर ऑफ द प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, बट हाँ देयर आर सम 8-10 आइटम्स जिसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, उस पर हम आपको बेनिफिट नहीं देना चाहते, रेदर हम ड्यूटी लगाना चाहते हैं उस पर। तो सर जो प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा, क्या उसमें आपको रिफंड मिलेगा? नहीं, नहीं, यहां पे गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देना चाहता बेटा। तो इफ द एक्सपोर्ट इज लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सेकेंड सर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, सॉरी जीरो रेटेड सप्लाई में, सर अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और एक्सपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया और एक्सपोर्ट किया, तो सर क्या मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलेगा? यस, अंडर सेक्शन 75। और अंडर सेक्शन 75 अगर आप रिकॉल करो तो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अदर ड्यूटीज को कवर कर रहा है अदर देन आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस। सर क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज आप उसका रिफंड ऑलरेडी लेने वाले हो। तो लोग बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आपने बीसीडी सोशल वेलफेयर सरचार्ज का लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही चल रहा है, प्रैक्टिकली वैसा ही चल रहा है। ओके नेक्स्ट, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में वो लोग बोलते हैं हम अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है कि ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर हम आपको रिफंड नहीं देंगे। जैसे सर मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम पब्लिक प्रेशर और सम प्रेशर वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट पे रेट कम कर देते हैं। जो लेट सपोज 18% पे लग रहा था, गवर्नमेंट ने कम करके 5% कर दिया। अब वो 5% किया, बट इनवर्ट साइड जो इनपुट्स रहेंगे दैट आर टैक्स्ड हायर एट अ हायर रेट। तो पब्लिक प्रेशर की वजह से वो लोग ने आउटवर्ड सप्लाई पे जो है, जो एक प्रोडक्ट का आउटवर्ड सप्लाई है उसका रेट कम कर दिया, तो उसके वजह से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। अब गवर्नमेंट को रिफंड नहीं देना है तो गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर लेगा। सर एक एग्जांपल दो, जैसे मैं बोला हूं कंस्ट्रक्शन सर्विस, अंडर कंस्ट्रक्शन सर्विस, उस पे गवर्नमेंट ने रेट बहुत कम कर दिया, लेट सपोज 1% कर दिया, लेट सपोज 1% कर दिया, तो गवर्नमेंट और इनवर्ट साइड तो टैक्स हायर रेट पे है, तो गवर्नमेंट को रिफंड नहीं देना है तो वो लोग यहां पे नोटिफाई कर देंगे। अच्छा सर हमने क्या ये याद रखना है क्या? नहीं, वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तो बस खत्म, वो हमने को इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में नहीं लेना है, सिंपल है। ओके नेक्स्ट, रेलेवेंट डेट। सर रेलेवेंट डेट क्या होगा? रेलेवेंट डेट इसका कंसेप्ट कहां पे आता है? सर मुझे जो रिफंड करना है, रिफंड की एप्लीकेशन करनी है, वो 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट करना है। एंड व्हाट इज द रेलेवेंट डेट? अगर मैं बोलूं गुड्स का एक्सपोर्ट है, तो जब भी शिप एयरक्राफ्ट इंडिया छोड़ के जाता है वहां से 2 years। अगर लैंड रूट से है तो जैसे ही गुड्स कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करता है, कस्टम स्टेशन क्रॉस करता है, वहां से 2 years।
और अगर ये पोस्टल डिपार्टमेंट से, तो पोस्टल डिपार्टमेंट जब भेजता है ना आगे, रिमेंबर मैं पोस्टल ऑफिस के पास जाऊंगा, पोस्टल ऑफिस आगे कुरियर करेगा, तो पोस्टल ऑफिस ने जब डिस्पैच किया ना, वो एक्सपोर्ट का डेट माना जाएगा और वहां से 2 इयर्स में मुझे एप्लीकेशन करनी है। सर सर्विसेज के लिए कैसे केस ऐसे हो सकता है कि मेरे को पहले एडवांस मिल गया, फिर मैं सप्लाई कर रहा हूं और फिर इनवॉइस इश्यू करूंगा, तो इनवॉइस इश्यू करूंगा तब से करना है। और सर अगर ऐसा नहीं था, पैसे पहले नहीं मिले, तो पहले मैंने सप्लाई किया, इनवॉइस इश्यू कर दिया और फिर पैसे मिल रहे, तो जब पैसे मिलेंगे तब से 2 इयर्स। इन सिंपल वर्ड्स बोलो ना सर, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज लेटर। और सर एसईजेड को सप्लाई कर दिया, तो जब आपने टैक्स पे किया है, वहां से 2 इयर्स। क्लियर? ओके सर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रेलेवेंट डेट क्या होगा? सर मैं तो डेली परचेज करता हूं, डेली सप्लाई करता हूं, तो क्या डेली के मैं रिफंड एप्लीकेशन करूंगा? नहीं। जो मंथ के परचेजेस रहेंगे, क्या उसे आप रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करोगे? यस। तो वहां से जो उसका जो ड्यू डेट है, वहां से 2 साल। प्रिटी सिंपल गाइस। डन? ओके नेक्स्ट। जब भी आप आईटीसी का रिफंड ले रहे हो, अच्छा आईटीसी का रिफंड ले रहे हो मतलब क्या कहना है इसे, आईटीसी से आपको कैश बैंक में मिल रहा है? यस। वो आईटीसी का जो बैलेंस है वो आपको बैंक अकाउंट में दे रहा है। सर तो मैं आईटीसी का बैलेंस ऐसा ही रिटेन रखूं और मैं बोलूं रिफंड दे दो और वो मुझे बैंक में दे देंगे, तो बेटा आईटीसी भी ऐसा है, बैंक में भी पैसे आ गए, ड्यूअल बेनिफिट। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जब भी आप आईटीसी का रिफंड मांग रहे हो, तो जितना रिफंड मांग रहे हो ना, उतना अमाउंट ई क्रेडिट लेजर से डेबिट कर लो, बिकॉज आप उसका रिफंड मांग रहे हो और हम जब रिफंड दे देंगे आपको, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। Guys, remember you have to debit electronic credit ledger for the amount claimed as refund. Okay. So now 2 केसेस पे हम डील कर रहे हैं, 1 जीरो रेटेड सप्लाई एंड 1 इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अच्छा ये दोनों केस में अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू डिड नॉट प्रूव अनजस्ट एनरिचमेंट। क्यों नहीं? वेरी सिंपल। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या? सर अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब यह है कि यू एज अ सप्लायर आर एलिजिबल फॉर रिफंड, तो आपने वो बर्डन पास ऑन नहीं किया है, यू हैव नॉट पास ऑन द बेनिफिट टू द रेसिपिएंट, इन दैट केस हम आपको रिफंड देंगे। जीरो रेटेड सप्लाई में तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बेसिकली एसईजेड को सप्लाई कर रहा हूं, तो वो केस में अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तो टेक्निकली तो मैंने वो जो लोअर रेट का रेट है आउटवर्ड सप्लाई पे, मैंने वो रेसिपिएंट को चार्ज तो किया है, बट गवर्नमेंट बोलता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस है ना, तो अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रोसीजरल है, बाद में डील करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते बेटा। तो मैक्सिमम फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 189.4 189.5 में। क्या डिफरेंस है सर दोनों फॉर्मूला में? जीरो रेटेड सप्लाई में आपको इनपुट सर्विस के रिफंड मिलेंगे, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट्स के रिफंड मिलेंगे। सर ये हमें पता है। आगे एग्जाम सप्लाई अगर होगा तो जीरो रेटेड सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा, बट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं गिना जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, प्रोविजनल रिफंड हम आगे देखेंगे गाइस। प्रोविजनल रिफंड जीरो रेटेड सप्लाई के केस में दिया जाता है, बट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में नहीं दिया जाता। और सर 90% आपको जो पैसे ना आपने जो रिफंड क्लेम किया है 90% आपको दे देंगे एज अ प्रोविजनल रिफंड। ऑब्वियसली बैलेंस 10% वो प्रोसेस करने के बाद देंगे। ओके नेक्स्ट सर, व्हाट इज माय फॉर्मूला? 894 में फॉर्मूला क्या है?
वेरी वेरी सिंपल। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है सर। अक्टूबर मंथ के आपके परचेसेस रहेंगे, इनपुट सर्विस के परचेस रहेंगे, यस। तो जो अक्टूबर मंथ के परचेसेस है, इनपुट सर्विस, दैट इज यूज्ड फॉर आउटवर्ड सप्लाईज विच कैन बी इन इंडिया ऑल्सो एंड विच कैन बी एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो हम बेसिकली टर्नओवर के बेसिस पे जो रहेगा हम आपको उतना रिफंड दे देंगे। सर क्या बोला आपने? तो मैक्सिमम रिफंड हम आपको कितना देंगे कि जो आपका आईटीसी है, एंड द वर्ड यूज्ड इज नेट आईटीसी। व्हाई दिस नेट आईटीसी बाद में देखेंगे गाइस। नेट आईटीसी जो आपका आईटीसी है, मल्टीप्लाई दैट बाय योर एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई टर्नओवर विच कैन बी गुड्स ऑल्सो एंड विच कैन बी सर्विस ऑल्सो, डिवाइड बाय योर टोटल टर्नओवर। इन सिंपल मैं बोल दूं प्रोपोर्शनल कर दिया, माइनस द टैक्स पेड। अच्छा ये माइनस जो टैक्स पेड है ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला में नहीं है। बट मुझे इतना बता दो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपने कितना टैक्स पे किया है? सर कुछ भी टैक्स पे नहीं किया है। तो कहने से टैक्स पेड इज जीरो। यस सर, टैक्स पेड इज जीरो। और अगर ये जीरो है तो अपने को फॉर्मूला जो ब्रैकेट है उतने पे ही फोकस करना है। बट ये कब यूज आएगा? जब हम 895 की फॉर्मूला करेंगे तो। ओके नेक्स्ट, अब एक एक पॉइंट को डील करते हैं, ठीक है। अब हमें 4 पॉइंट समझना है। नेट आईटीसी, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ये 4 पॉइंट हमें समझना है। सर व्हाट इज नेट आईटीसी? नेट आईटीसी मतलब आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। सर आईटीसी अवेल्ड मतलब सर मेरे पास अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसका रिफंड नहीं मिल सकता क्या? नहीं, उसका रिफंड नहीं देंगे बेटा। जो मंथ के परचेसेस है ना, जो मंथ का आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो या जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो, समटाइम्स इट कैन बी क्लब्ड ऑल्सो। अगर मेरे को अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 मंथ्स के रिफंड चाहिए तो ये 4 मंथ्स के रिफंड ले सकता हूं। तो जो पीरियड के आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो ना, वो पीरियड के आपने जो आईटीसी अवेल किया है उसका हम आपको रिफंड देंगे ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। तो मैंने ये क्लियर कर दिया बेटा, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड मतलब मंथली या क्वार्टरली नहीं है। अगर मैं आपको 5 महीने का चाहिए तो 5 महीने का देंगे, सर 6 महीने का चाहिए तो 6 महीने का देंगे, 10 महीने का चाहिए तो 10 महीने का देंगे। जो पीरियड का आपको चाहिए वो आप क्लब कर दो और वो पीरियड का रिफंड ले सकते हो। सर क्या वो पीरियड डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में भी फॉल हो सकता है? नाउ रिमेंबर गाइस, पहले सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन आया था कि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के रहेंगे तो आपको 2 क्लेम फाइल करने पड़ेंगे, आप उसको मर्ज नहीं कर सकते। बट सीबीआईसी को उसकी मिस्टेक रियलाइज हो गई, वो लोग ने वो चेंज कर दिया और बोल दिया कि हां डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के हैं तो वो भी ले सकते हो। वो चेंज क्यों किया आगे देखेंगे। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। सर यहां पे वो लोग ने वर्ड यूज किया नेट। नेट माइनस, नेट मतलब सर ग्रॉस में से कुछ माइनस किया है। तो अब क्या माइनस करना है? तो एक समझना गाइस, देयर इज सम अनदर रिफंड विच इज गिवन इन रूल 89(4)A एंड 4B। ये बेसिकली एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को दिया जाता है रिफंड। अब वो क्या है स्टूडेंट लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है, बट वो रिफंड इज समथिंग विच इज रिफंड क्लेम्ड अंडर रूल 89(4)A एंड 4B। तो सर अगर एक असेसी है जो 89(4)A 4B में भी रिफंड ले रहा है और यहां पे भी रिफंड ले रहा है तो गवर्नमेंट आपको दोनों रिफंड नहीं देगा ना। 89(4)A 4B का तो आपको रिफंड दे ही मिल रहा है, तो उसका रिफंड ले लो। तो वो आईटीसी आप यहां पे नहीं लोगे तो आईटीसी में से वो हमने माइनस कर दिया, बिकॉज 89(4)A 4B का रिफंड आपको अलग से दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, तो वो अलग ले लो आप। सर ये आपने नेट आईटीसी में से माइनस किया हुआ है तो क्या मेरे टर्नओवर्स में भी माइनस होगा? यस यस। नेक्स्ट क्या है सर? जीरो रेटेड सप्लाई, सॉरी
जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहला तो मैं यहां पे सिंपल ये बोल दूं कि जो 894A और 4B का टर्नओवर है वो हम माइनस कर देंगे। क्यों? मैंने लॉजिक बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट सर, मेरा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में लेट सपोज मैंने यूएस में एक्सपोर्ट किया ऑफ ₹10 lakhs, ठीक है, तो मेरा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर कितना हो गया? 10 lakhs। बट अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब एक नया पॉइंट वो लोग लेके आए। वो लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज सपोज ये जो प्रोडक्ट आपने यूएस में एक्सपोर्ट किया, सपोज यूएस में नहीं करते और इंडिया में बेचते, तो आपको इंडिया में कितना मिलता पैसे? तो मैं बोलता था इंडिया में मेरे को लेट सपोज 5 lakhs मिलेगा। बट हाँ, यूएस में इसकी डिमांड है। यूएस में मैं 10 लाख का भी बेचूंगा ना तो मेरा माल बिकेगा। तो मैंने देखा कि इंडिया में 5 लाख मिल रहा है, यूएस में 10 लाख मिल रहा है, तो मैं 10 लाख ही मैं बेचू ना गाइस, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलता है अब हम आपके ये जो गुड्स है ना उसकी इंडियन गुड्स की वैल्यू जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि अगर आपने इंडिया में बेचा था तो आपको 5 lakhs मिलता, तो हम आपका रेस्ट्रिक्ट करेंगे और हम आपको बोलेंगे कि मैक्सिमम विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच आर सोल्ड इन इंडिया। तो 10 lakhs और 7.5 lakhs विच एवर इज लेस, उतने का ही मिलेगा एक्चुअल, और 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट सर्विसेज। सर व्हाट इज सर्विसेज में मैंने स्टार मार्क किया। सर सर्विसेज का कैसे करना है? तो सर्विसेज का वो लोग बोलते हैं कि जो भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस आपने किया है, आपको जो पैसे मिले ना, जो पैसे मिले हैं वो कंसिडर किया जाएगा। वॉट एवर द पेमेंट्स विच आर रिसीव्ड वो कंसिडर किया जाएगा। सर अगर ऐसा हो गया कि अक्टूबर मंथ में मुझे एडवांस मिल गया, मैं सर्विस देने वाला हूं नवंबर मंथ में, तो बेटा एडवांस को कंसिडर नहीं करना है। तो यहां पे वो लोग ने बोल दिया माइनस एडवांस रिसीव्ड फॉर विच सप्लाई ऑफ सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। ओके, तो अभी तक का कितना हो गया? सर जो पेमेंट मिला वो लेना है, जो पेमेंट मिला वो लेना है। सेकंड, सर अगर कोई एडवांस मिला है जिसका सप्लाई बाद में करने वाले हो वो नहीं लेना है। सर जुलाई मंथ में एडवांस मिला था, जुलाई मंथ में एडवांस मिला था, तो सर मैं जुलाई मंथ में तो टर्नओवर में नहीं लिया, बट मैंने सर सर्विस दिया इन द मंथ ऑफ नवंबर अक्टूबर, तो सर क्या अक्टूबर के मंथ में लूंगा? यस। तो प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, बट सप्लाई आपने अभी किया है उसका, तो अभी ले लो। गाइस इतना करने के बाद अपने को न्यूमरेटर क्लियर हो गया। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें अपने को एक मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें पैसा पैसा बोलता है, पैसा अगर पैसा मिला तो कंसिडर किया जाएगा। सर एडवांस मिला तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप जब सप्लाई करोगे तब होगा। और अगर आपको पहले कभी एडवांस मिला था और अभी आपने सप्लाई किया है तो वो कंसिडर किया जाएगा। गाइस एक बार की मेहनत है, एक बार यू हैव टू वॉच इट फॉर 2 hours, बट ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। हमने न्यूमरेटर कर दिया डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सर टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर को एडजस्ट किया जाएगा। सर क्या एडजस्ट किया जाएगा? पहले तो रूल 894A और 4B का जो टर्नओवर है वो सर माइनस कर दो, बिकॉज उसका रिफंड अलग से दे रहे हैं। यस। सेकंड, सर सर अगर मैं कोई एग्जेम सप्लाई कर रहा हूं,
इन इंडिया, अगर मैं कोई एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं इन इंडिया, तो क्या उसके लिए मुझे आईटीसी मिलता रहेगा? नहीं। तो यहां पे जो आप आईटीसी अवेल्ड बोल रहे हो, वो तो मेरे टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। एग्जाम सप्लाई अगर मैंने इंडिया में किया रहेगा, तो उसका तो आईटीसी मेरे को मिलेगा ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं लिया रहेगा। और अगर आप मुझे बोल दो टोटल टर्नओवर में ये एग्जाम सप्लाई का भी टर्नओवर ले लो, तो बेटा गलत है ना, उसके लिए आईटीसी तो लिया ही नहीं है कभी मैंने। तो बोलते कि जो एग्जाम सप्लाई आपने किया है उसको माइनस कर दो। इफ यू आर क्लियर विद द लॉजिक, आप एग्जाम में भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक इज, अगर मैंने कोई एग्जाम सप्लाई किया तो उसके लिए आईटीसी लिया ही नहीं है, तो माई नेट आईटीसी डज नॉट इंक्लूड दैट एग्जाम सप्लाई थिंग्स। तो मेरा एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर डिनोमिनेटर में भी नहीं आएगा, न्यूमरेटर में तो आएगा ही नहीं, बिकॉज न्यूमरेटर में तो सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाईज गए हुए। हाँ, अगर यही सप्लाई अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया रहता तो आएगा बेटा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी आपके जो टर्नओवर इन स्टेट, जो स्टेट टर्नओवर, जिसमें क्या क्या आएगा, टैक्सेबल भी आएगा, आपका इंटर स्टेट सप्लाई जो रहेगा कुछ वो भी आ जाएगा। तो जो भी स्टेट टर्न सॉरी जो भी आपने विद इन द स्टेट आपने जो भी बेचा रहेगा वो सारा टर्नओवर आपका आ जाएगा। प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस का कैसे करना है वो हमने कर दिया यहां पे। प्लस टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। तो विद इन इंडिया अगर कोई सर्विस रहेगी तो वो तो एक्रूअल के बेसिस पे ही चलना है बेटा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। गाइस क्लियर विद दिस? चलो नेक्स्ट, पीरियड फॉर रिफंड क्लेम। जैसे मैंने बताया गाइस, क्या होता था, एक केस समझना, मैंने ना मार्च मंथ में परचेस किया। अब मार्च मंथ में परचेस किया, बट मार्च मंथ में मेरा कोई सप्लाई नहीं है, और ये प्रोडक्ट से मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बी, और मैंने अप्रैल में एक्सपोर्ट किया। अब सर मार्च में परचेस किया था और अप्रैल में एक्सपोर्ट किया, तो मुझे बताओ व्हेन वाज आईटीसी अवेल्ड? सर इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड व्हेन आर यू एक्सपोर्टिंग? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो सर मेरे को रिफंड के लिए कहना इससे मुझे मार्च और अप्रैल मंथ का रिफंड क्लेम क्लब करना पड़ेगा। यस। और पहले मैंने क्या बोला था, सीबीआईसी इसको अलाउ नहीं करता था, तो इन असेसी को दिक्कत होती थी, और लॉ में कहीं पे ऐसा मेंशन किया ही नहीं है। तो वो लोग ने सीबीआईसी को बोल दिया ये, और सीबीआईसी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई, और उन्होंने चेंज कर दिया कि अब फाइनेंशियल ईयर्स के जो डिफरेंट टैक्स पीरियड्स है उसको क्लब किया जा सकता है। डन यहां तक? ओके नेक्स्ट सर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर यहां पे जब आप नेट आईटीसी बोल रहे हो, तो अब मेरे को ये समझाना बेटा, मैंने दो परचेस किया है, एक पे ये 18% है, ठीक है, एक पे 1,80,000 है और एक पे 60,000 है। तो सर मेरा टोटल बुक्स में कितना होगा? सर 2,40,000 होगा बुक्स में। बट सर इसमें से ये जो सप्लायर है ना, इसने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, ये पर्सन ने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया है। और सर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो मेरे 2A में सिर्फ 1,80,000 दिखेगा। और सर रूल 36(4) क्या बोलता था, रेस्ट्रिक्शन डालता था कि हाँ आपको 2A का जो है उसके अलावा एडिशनल 10% भी मिलेगा। मतलब मेरे को टेक्निकली कितना मिलेगा? 1,98,000 आईटीसी। तो सर जब मैं रिफंड क्लेम फाइल करूं तो क्या मैं 1,98,000 लिखूं या मैं 1,80,000 लिखूं? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्या जो एक्चुअल 2A में है, एक्चुअल 2A में क्या मैं सिर्फ उतना ही लिखूं, या जो रूल 36(4) मुझे जितना अलाउ कर रहा है मैं उतने तक का लिखूं?
तो वो लोग ने बोल दिया अब वेरी सिंपल, आपके 2A में जो रहेगा, आपके 2A में जो रहेगा बस उतने का ही मिलेगा, नॉट इवन एडजस्टिंग फॉर रूल 36(4). जितना 2A में है ना, बस 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 जितना 2A में है उतने का ही हम आपके रिफंड के फॉर्मूला में जाएगा। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर गाइस। इसके रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट सर, रूल 89(5) की क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सिमिलर। फॉर्मूला इज, अब मेरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो टर्नओवर होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई दैट बाय नेट आईटीसी माइनस जो टैक्स पे किया। सर मैं परचेज करता हूं एट 18% और सप्लाई करता हूं एट 5%, तो क्या मैं 5% टैक्स पे करता रहूंगा? यस। तो जो टैक्स पे करोगे वो माइनस हो जाएगा। ओके, नेट आईटीसी, इट इज आईटीसी अवेल्ड ऑन ऑल इनपुट्स। बेटा इनपुट सर्विस भी निकाल दिया, ऑल इनपुट्स ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, माइनस रूल 89(4)A एंड 4B, बिकॉज इसका रिफंड अलग से दे रहे हैं। ओके नेक्स्ट, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वेरी सिमिलर फॉर्मूला गाइस, नथिंग चेंज। नेक्स्ट गाइस, सर एक केस बताओ। देखो जैसे हमारे यहाँ पे सप्लायर है सर, उसका जो टैक्स रेट है दैट इज एट 12% सर, और उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है कुछ किसी पे 5% है और किसी पे 18% है, तो सर क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस बनेगा? सर इसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो हायर रेट है 18% है, बट एक जो है वो लोअर रेट है, तो क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस बनेगा? ये डाउट आएगा अपने को। यस, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस बनेगा। वो लोग बोलेंगे सारे देखो, सारे इनपुट चेक करो, क्या उसमें से एक भी इनपुट ऐसा है जो हायर रेट है देन योर आउटवर्ड सप्लाई? यस, देन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस बनेगा। और सर कितना रिफंड मिलेगा? कितना? बोलो, मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई करो। नेट आईटीसी, सर मेरा नेट आईटीसी कितना है? 770 मल्टीप्लाई बाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टर्नओवर कितना है? 6000। सर एक ही प्रोडक्ट है, डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर 6000, इन अवे यहां पे 770 आ गया, माइनस आपने कितना टैक्स पे किया है? सर 720 टैक्स पे किया है, तो वो माइनस कर दो, बैलेंस मैक्सिमम रिफंड वो लोग आपको कितना देंगे? 50 रुपीज का। नेक्स्ट सेम टाइप ट्राई करो गाइस। यस, 385 माइनस 360, तो मैक्सिमम रिफंड विल बी गिवन ऑफ ₹25। नेक्स्ट गाइस, सर यहां पे मेरे दो प्रोडक्ट है, एक है 12%, एक है 28%, और सर मेरे परचेजेस भी दो है, एक 12 है एक 28 है। सर मैंने 28 में एक प्रोडक्ट परचेज किया है और आउटवर्ड साइड 12% है, तो क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस बन जाएगा? यस। सर कितना रिफंड मिलेगा मैक्सिमम? व्हाट इज योर नेट आईटीसी? सर नेट आईटीसी इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई इन्वर्टेड स्ट्रक्चर टर्नओवर 6 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 10 लाख माइनस 72,000 जो टैक्स पे किया हुआ है, तो सर मेरे को मैक्सिमम रिफंड 18,000 तक का मिलेगा। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, सर अभी तक वही तो कर रहे थे, रूल 89(4) और 89(5) में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड तो बोल रहे थे। यस, नाउ सीबीआईसी ने गाइस एक सर्कुलर इश्यू किया है और वो लोग ने बोला है कि जो कॉमन पोर्टल आपको रिफंड देगा वो ये 89(4) और 89(5) को और दो चीजों के साथ कंपेयर करेगा, और उसमें से जो लीस्ट रहेगा उसमें उसका उतना रिफंड मिलेगा। सर और कौन दो चीज को रिफंड करेंगे और क्या क्या रिफर करने वाले वो लोग? तो पहला वो लोग ने बोला है मैक्सिमम रिफंड फॉर्मूला
एज पर रूल 89.4 एंड 89.5। और ये जो फॉर्मूला है ये कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ आईटीसी में जाएगा, मतलब सीएसआई टोटल मिला के अपने को देखना है कि 89.4 या 89.5 में अपने को कितना रिफंड है, दैट इज वन। सेकेंड, जब आप रिफंड का क्लेम, जो टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसका 3B फाइल किया रहेगा, वो टाइम पे आपके पास कितना ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था। द बैलेंस इन द ई क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड। एंड थर्ड, जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, सपोज अप्रैल, मई और जून, मैं ये 3 मंथ का रिफंड क्लेम फाइल कर रहा हूं, तो ये 3 मंथ के जो 3B मैं फाइल करूंगा, जून मंथ का 3B फाइल करूंगा, वो टाइम पे मेरे पास ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है, वो पॉइंट नंबर बी में जाएगा। और सर मेरे पास तो 2 साल है टाइम लिमिट है फाइल करने को, यस, तो मैं जब रिफंड एप्लीकेशन कर रहा हूं तब मेरे पास ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना है, उसमें से जो लीस्ट रहेगा उतना रिफंड दिया जाएगा। सो गाइस डू रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एक क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 20 में भी पूछा गया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही डील करेंगे गाइस। क्वेश्चन बड़ा है, बी पेशेंट। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स क्यू एंड एग्जेम्प्ट गुड्स एस। एक टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्ट है। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर एलयूटी। सर एक एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया, जीरो रेट सप्लाई किया, तो क्या वो जीरो रेट सप्लाई में आएगा? यस। द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। नेक्स्ट, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाईज मेड बाय इट। प्रोडक्ट एस हैज बीन एक्सपोर्टेड टू यूके फॉर £12,000। प्रोडक्ट क्यू हैज बीन सप्लाइड, क्यू जो टैक्सेबल है, हैज बीन सप्लाइड विद इन इंडिया फॉर 20 lakhs. Note, the above amount are exclusive of taxes. Okay. The company provides the following information in relation to the tax paid on inward supplies received during the following period. GST of 5 lakhs on inputs, 2,40,000 on capital goods and 2 lakh on input service. Sir, refund के लिए तो हम A और C पॉइंट ही देखेंगे, 2,40,000 नहीं देखेंगे, तो टोटल अपना नेट आईटीसी कितना होगा? सर 7 lakhs. ये ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं कर रही है, एक्चुअल में अपने को वो मंथ में रिसीव हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आर यूज्ड, ओके। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस विच इज एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज इज 12 lakhs. हमने 12,000 पाउंड्स में किया था, वो लोग ने कन्वर्ट करके 12 लाख रुपीज INR बोल दिया है, ठीक है। However, value of such product when supplied domestically in similar quantity is 10 lakhs. सर 15 lakhs तक अलाउड है, मतलब 15 lakhs का कोई इश्यू नहीं है, आपने 12 lakhs में ही किया है तो 12 lakhs से लिया जाएगा, ओके। बेटी एंटरप्राइज इज 100% EOU। सर मैंने यहां पे बेटी एंटरप्राइज को दिया था विच इज एन EOU। सर मैंने EOU को सप्लाई किया है, इट इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट। और डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए गाइस एक पॉइंट याद रखना, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए सर सप्लायर रिफंड ले सकता है अगर 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 डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए सप्लायर रिफंड ले सकता है अगर रेसिपिएंट आईटीसी नहीं ले रहा है तो। इफ रेसिपिएंट इज नॉट क्लेमिंग आईटीसी, इफ रेसिपिएंट इज सप्लाइंग अ डिक्लेरेशन दैट सप्लायर कैन क्लेम रिफंड, तो फिर सप्लायर को रिफंड मिलेगा, वरना सप्लायर को रिफंड नहीं मिलेगा। सर यहां पे वो लोग ने क्या बोला है? Betty Enterprise is 100% EOU. It has claimed ITC on the goods supplied. तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर वो जो रेसिपिएंट है अगर वो आईटीसी ले रहा है तो क्या सप्लायर को रिफंड मिलेगा? नहीं, ठीक है। सर द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड क्लेम इज फाइल्ड इज 5,80,000। और सर जब हम रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हैं तब अपने पास बैलेंस कितना है? 3 lakhs। तो सर मैं पहले 89.4 की फॉर्मूला से रिफंड निकालूंगा, नंबर 1, उसको 5,80,000 और 3 लाख के साथ कंपेयर करूंगा और उसमें से जो लीस्ट रहेगा मुझे उतना रिफंड मिलेगा, डन। 89.4 की फॉर्मूला, सर नेट आईटीसी इज सर 7 lakhs, मल्टीप्लाई दैट बाई
न्यूमरेटर इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 12 lakhs डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर सर, टोटल टर्नओवर, टोटल इज 12 lakhs प्लस 20 lakhs 32 lakhs। तो ये जो फॉर्मूला आएगा, ये जो आंसर आएगा, इसको 580 और 3 लाख के साथ कंपेयर कर दो। तो मेरा ये आंसर आया 2,62,500। सो मैक्सिमम रिफंड वो लोग 262,500 देंगे। और सर वो डीम्ड एक्सपोर्ट किया तो उसका रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दैट पर्सन, दैट रेसिपिएंट इज क्लेमिंग आईटीसी सर। क्लियर यहां तक? डन। चलो नेक्स्ट सर, वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड क्लेम अंडर 894। कंप्यूट द एलिजिबल क्लेम। ठीक है, मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ITC availed during the relevant period which includes the claim for refund of 5 lakhs eligible for 4A4B। सर 4A4B तो नहीं लेना है, तो सर मेरा नेट ITC कितना होगा? 20 lakhs सर, 20 lakhs। Zero rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax which includes the supply of 1 crore for which the refund claim is made under 4A4B। सर तो मेरा ये 1 करोड़ का तो मेरे को अलग से मिलेगा, तो वो मेरे टर्नओवर में नहीं जाएगा सर। मेरा टर्नओवर कितना है? 5 करोड़। एंड सर सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई इज 3 lakhs। तो मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा? 8 करोड़। हो गया, टोटल फॉर्मूला बोल दिया, 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़ डिवाइड बाय 8 करोड़। डन। सिंपल है, सिंपल है बेटा। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स और रजिस्टर्ड सप्लायर is engaged in supply of taxable goods within the state. Given below are the details of the turnover and applicable GST rates. Super engineering work as also the ITC availed on inputs used in the manufacture of each of the final products and GST rates applicable for the same. तो वो लोगों ने सारी डिटेल्स दी है। वो लोगों ने बोला कि these are the turnovers and the applicable GST rates। तो मेरा टर्नओवर कितना है? प्रोडक्ट ए 5 lakhs, प्रोडक्ट बी 3.5 lakhs, प्रोडक्ट सी 1 lakhs। मेरा आउटपुट जीएसटी रेट्स ऑफ 5% एंड 18%। बट आईटीसी अवेल्ड ये मेरे 18% पे है, तो क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बनेगा? यस। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी विच इज एलिजिबल अंडर 5432, मतलब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोवाइडेड दैट बी इज अ नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट in respect of which no refund will be allowed। सर प्रोडक्ट बी के लिए आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, वो आपके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सर मेरे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या कंसिडर किया जाएगा? प्रोडक्ट ए। सर व्हाट इज माय आईटीसी अवेल्ड? व्हाट इज माय आईटीसी अवेल्ड? टोटल कर लो इसको, multiply that by 5 lakhs divide by 9.5 lakhs। पहले इतना कर लो आप, मेरा नेट आईटीसी कितना आएगा? 1,18,000 मल्टीप्लाई दैट बाय 5 lakhs डिवाइड बाय 9 lakhs टोटल। ये करने के बाद मैंने प्रोडक्ट ए पे कितना टैक्स पे किया हुआ है? तो सर 5 लाख पे 5%, मतलब 25,000 पे किया है, उतना माइनस कर दो, बैलेंस आपको उतना रिफंड, मैक्सिमम रिफंड मिलेगा। गाइस क्लियर यहां तक? तो गाइस यहां तक अपना रूल 89.4 और 89.5 इसका हमने फॉर्मूला कर दिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जनरली आते हैं, इसके लिए मैंने जब रिवीजन किया तो पहले वो मैंने करवा दिया।
अब नेक्स्ट जो है सर वो प्रोसीजरल है, और मैं थोड़ा सा क्विक रहूंगा इसमें, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत है, सिर्फ एक एक पॉइंट को आप याद रखने की ट्राई करना गाइस। फर्स्ट सर, रिफंड का मतलब क्या है? सर रिफंड का बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है, सारे सर्कमस्टेंसेस तो नहीं दिया हुआ है, बट सर आईटीसी का जब आप रिफंड लेते हो तो टेक्निकली तो गवर्नमेंट आईटीसी का रिफंड नहीं देता है, बट कुछ केसेस में दे रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये रिफंड है। तो रिफंड इंक्लूड्स refund on tax paid on zero rated supply of goods service, or refund of input service on zero rated supply, or refund of tax paid on deemed exports, बिकॉज वो तो इंडिया में ही सप्लाई किया है, टेक्निकली उसका कोई रिफंड नहीं बनना चाहिए, बट गवर्नमेंट रिफंड दे रहा है तो वो रिफंड के डेफिनेशन में इंक्लूड करो। थर्ड, एज पर सेक्शन 54(3) मतलब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, करेक्ट। नेक्स्ट सर, क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड रहेगा? क्या ऑफिसर सारे एप्लीकेशन करेगा, सारे एप्लीकेशन चेक करेगा और प्रोसेस करेगा, या कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड है? तो ऑब्वियसली देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। वो लोग बोलते हैं हम आपका रिफंड का क्लेम तब प्रोसेस करेंगे जब एक हेड में जब आप रिफंड मांग रहे हो ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, जो हेड में आपको रिफंड मांग रहे हो उसमें 1000 रुपीज से ऊपर का रिफंड है, 1000 से नीचे है तो रिफंड नहीं मिलेगा, and 1000 is for each head separately। सर सी और एस मिला के मेरे को 1600 चाहिए, बट सीजीएसटी में 800 चाहिए, तो रिफंड मिलेगा क्या? नहीं। सर आईजीएसटी में 1600 चाहिए तो मिलेगा क्या? यस। ईच हेड में देखेंगे, डन। सर ई कैश लेजर, ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है यार। ई कैश लेजर मतलब आपके पैसे, आपके पैसे जब चाहे जितने चाहे रिफंड ले सकते हो। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट ई कैश लेजर के रिफंड के लिए अप्लाई नहीं होगी सर, डन। नेक्स्ट सर, रिफंड के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? सर रिफंड कौन क्लेम करेगा, क्या फॉर्म में करेगा, वो नेक्स्ट है। पहले ब्रीफ प्रोसीजर, सर रिफंड के लिए मुझे गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे रिफंड दो, तो उसके लिए क्या मुझे कोई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? यस। सर एप्लीकेशन कहां पे करूं? पोर्टल पे। उसका कोई फॉर्म होगा RFD1, वो पोर्टल, वो फॉर्म में आई विल मेंशन ऑब्वियसली माय नेम, जीएसटीएन नंबर, मुझे क्यों रिफंड मिलना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बैंक डिटेल्स डालूंगा कि मुझे किस बैंक अकाउंट में मुझे रिफंड दो, और ये बैंक अकाउंट और आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम का जो बैंक अकाउंट डाला है वो दोनों बैंक अकाउंट सेम होने चाहिए। इट कैन नॉट बी डिफरेंट, इट कैन नॉट बी डिफरेंट। वो रिफंड प्रोसेस ही नहीं करेंगे बेटा आपको। तो प्लीज रिमेंबर दिस, रजिस्ट्रेशन के टाइम का जो बैंक अकाउंट है वो ही बैंक अकाउंट जब आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो तो वो ही बैंक अकाउंट होना चाहिए सर, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सब कर दिया, एक एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर दिया जाएगा ARN कि ठीक है हमें आपकी एप्लीकेशन मिल गई है, हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सर ये रिफंड मुझे ही देना चाहिए, दिस रिफंड शुड बी गिवन ओनली टू द पर्सन हु हैज बोर्न द टैक्सेस। तो इसके लिए सर मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ अटैच करने पड़ेंगे। यस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए रहेंगे। यस, तो ऑफिसर पहले वो चेक करेगा कि क्या आपने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। वो चेक करने के बाद वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ वी हैव रिसीव्ड योर फाइल। अब हम देखेंगे कि आपको कितना रिफंड मिलेगा, तो इसके बाद वो लोग प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद आपको रिफंड देंगे। तो रिफंड आपका सैंक्शन करेंगे, विच विल बी दे विल पासिंग अ रिफंड ऑर्डर। सर मैंने 10 लाख रुपीस का रिफंड क्लेम मांगा था और 10 लाख रिफंड क्लेम सैंक्शन कर दिया, बट सर ऑफिसर ने फिर चेक किया कि सर मेरे को और 3 लाख का तो पेमेंट तो मुझे करना है गवर्नमेंट को, और क्या लगता है आपको वो लोग मुझे 10 लाख रिफंड दे देंगे और फिर 3 लाख रिकवर करेंगे? याद आ रहा है रिकवरी के कुछ पॉइंट्स होते थे, सेक्शन 79 याद करो बेटा, सेक्शन 79। तो उसमें क्या होता था,
कि अगर कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट चल रही है और अगर कोई अमाउंट रिकवरेबल है, तो याद है फर्स्ट पॉइंट वो लोग क्या चेक करते थे, सीक्वेंस नहीं होता था, बट वो लोग ने एक पॉइंट वहां पे ऐसा मेंशन किया था कि अगर एक बंदे को रिफंड मिल रहा है तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे। तो सर 3 लाख रुपीस का मेरे को कोई पेएबल था, तो सर 10 लाख रुपीस का सैंक्शन किया है ना, बट 10 लाख नहीं दिया जाएगा, 7 लाख दिया जाएगा, वो एडजस्ट किया जाएगा। और इसके लिए सर पेमेंट ऑर्डर कितने का आएगा, सर पेमेंट ऑर्डर 7 लाख का आएगा। I hope you understand there is a two difference. One, कितने अमाउंट का आपको रिफंड सैंक्शन किया गया कि हाँ इतने के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपकी कोई पेंडिंग लायबिलिटीज नहीं है तो हम जितना रिफंड सैंक्शन किया था उतने का पेमेंट ऑर्डर दे देंगे। बट अगर कुछ लायबिलिटी है जो हमें एडजस्ट करवानी है तो हम एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट पे करेंगे एंड देयरफॉर द पेमेंट ऑर्डर विल डिफर। सर ये सब कुछ कहां पे होगा, कहां पे होगा सर, पोर्टल पे होगा सर ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट सर अब मेरे को पैसे चाहिए 7 लाख, तो 7 लाख पैसे दो मेरे को, तो क्या उसको डिसबर्समेंट करना पड़ेगा? यस सर। डिसबर्समेंट कहां पे किया जाता है? डिसबर्समेंट इज नॉट डन ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल पे डिसबर्समेंट नहीं होता। कॉमन पोर्टल के लिए गवर्नमेंट की अलग सा एक पोर्टल चलता है विच इज PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पोर्टल से वो लोग रिफंड देते हैं। और अब मेरे को बिकॉज पेमेंट ऑर्डर इश्यू कर दिया है तो वो जो पेमेंट ऑर्डर है अब मुझे PFMS पोर्टल पे वो लोग को रिफंड देना है, तो दे विल इश्यू अ कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस। सर वाई कंसोलिडेटेड? लेट सपोज मैंने CGST और XGST एक्स्ट्रा पे किया था, अब मेरे को रिफंड लेना है, तो सर मेरे को क्या CGST और SGST के लिए 2 रिफंड क्लेम फाइल करने पड़ेगी या एक ही कर सकता हूं? एक ही कर सकते हो सर। वो लोग जब डिसबर्स करेंगे तो 2 करेंगे ना, CGST अलग करेंगे, SGST अलग करेंगे। सर गवर्नमेंट तो डिफरेंट है। नहीं, वो लोग क्या करेंगे, अगर आपका केस एक सेंट्रल ऑफिसर डील कर रहा है तो पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देगा और जो SGST से जो रिफंड है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। सर अगर आपका केस SGST ऑफिसर डील कर रहा है तो SGST ऑफिसर आपको पूरा दे देगा, पूरा, और फिर वो सेंट्रल के साथ एडजस्ट कर लेगा। तो सर आपको कितने एंट्रीज आएंगे? एक ही एंट्री आएगा, कंसोलिडेटेड। दैट इज वाई कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस। चलो ठीक है, प्रोसीजरल है, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है, सब ठीक है। नेक्स्ट, PFMS में भी 2 ऑफिसर्स होते हैं बट दैट इज नॉट एट आर स्टेज। ठीक है, अब स्टूडेंट लेवल तक इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सर क्या फॉर्म में करना है मुझे? तो नेक्स्ट सर अपने को सॉरी और क्या क्या पॉइंट्स अपने को माइंड में आएंगे? तो फर्स्ट यस, कौन से फॉर्म में करना है, कौन फाइल करेगा, क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड है, सर मेरे को क्या टाइम लिमिट में फाइल करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बोल देता हूं, विच फॉर्म RFD1, टाइम लिमिट इज 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड 894 या 895 का जो फॉर्मूला है वो, और 2 चीज को कंपेयर करेंगे और उसमें से जो लिस्ट है उतना रिफंड देंगे। नेक्स्ट सर रिफंड करने के बाद वो लोग एक्नॉलेज करेंगे, तो एक्नॉलेजमेंट कितने दिन में होगा, क्या फॉर्म में होगा, उसके बाद सर प्रोसेसिंग उसको कितने टाइम लिमिट में करना है, और सर क्या अगर कभी कोई ऐसा केस हो सकता है कि मेरे को रिफंड मिलना ही चाहिए तो क्या गवर्नमेंट टाइम लिमिट लेगा या मैं प्रोविजनली बोल सकता हूं रिफंड दे दो? यस, प्रोविजनली भी मिल सकेगा, तो वो कितने टाइम लिमिट में मिलेगा वो भी चेक करना है। प्रोसेस होने के बाद रिफंड ऑर्डर आएगा, पेमेंट ऑर्डर आएगा या फिर रिजेक्शन ऑर्डर आ जाएगा, और उसके बाद डिसबर्समेंट। तो मैं अब एक आपको ब्रीफ प्रोसीजर बोल रहा हूं गाइस, याद रहेगा तो बहुत अच्छा है गाइस। ठीक है, आपको ये चैप्टर थोड़ा प्रॉपरली समझेगा। चलो सर, आई फाइल्ड RFD1 विद इन दैट 2 years ऑफ द रेलेवेंट डेट। वो लोग एक्नोलेजमेंट कितने टाइम लिमिट में करेंगे? 15 days, 15 days में।
तो अगर मैंने 1 जून को एप्लीकेशन की तो 16 जून तक वो लोग मेरे को एक्नॉलेजमेंट करेंगे इन RFD2। सर अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रॉपरली अटैच नहीं किए तो रिजेक्ट कर लेंगे RFD3। ठीक है सर, अगर कभी प्रोविजनल रिफंड का केस बना तो प्रोविजनल रिफंड कितने टाइम लिमिट में देंगे? 7 डेज फ्रॉम दिस एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट 7 डेज में आपको 90% रिफंड दे देंगे एज पर प्रोविजनल अटैचमेंट, सॉरी प्रोविजनल रिफंड। और उसके लिए जो फॉर्म है, द फॉर्म इज RFD4। ओके सर, उसके बाद मेरा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे को फाइनल रिफंड मिलेगा, आइदर रिफंड मिलेगा या रिजेक्ट होगा। तो ये कौन से फॉर्म में होगा? RFD6। और जो पेमेंट ऑर्डर होगा दैट इज RFD5। और सर क्या टाइम लिमिट में बैंक अकाउंट में मिल जाना चाहिए? दैट इज 60 डेज। 60 डेज। सर 60 डेज कब से? मैंने यहां पे एक अच्छा सा स्टार मार्क किया हुआ है। 60 डेज कब से? बोलो एक्नॉलेजमेंट से 60 डेज या एप्लीकेशन से 60 डेज? सर एप्लीकेशन से 60 डेज में मिल जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन से 60 डेज। और सर नहीं मिला तो इंटरेस्ट के साथ देंगे 6% पर एनम। वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन ऑन 1 अक्टूबर, अपने को एक्नॉलेजमेंट मिला 15 अक्टूबर को। रिफंड ग्रांट हो गया था 20 दिसंबर को, बट क्रेडिट हुआ 25 दिसंबर को। बोलो कोई इंटरेस्ट मिलेगा? अब मेरे को इंटरेस्ट कितने टाइम लिमिट में मिलना चाहिए? 60 डेज। 60 डेज फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो मेरा एक्सपायर कब हो रहा है? 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। सो 30 नवंबर से लेके 25 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर, 25 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। डन। सर मैंने RFD1 फाइल किया। ओके, RFD1 इज अ जनरल फॉर्म। जनरली अगर मेरे कोई भी रिफंड के केसेस बनते हैं तो मेरे को कौन सा फॉर्म फाइल करना है? RFD1 सर। बट कुछ केसेस के लिए डिफरेंट होगा। कौन कौन से केसेस के लिए? सर अगर मैंने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया और सर एक्सपोर्ट किया, IGST पे किया, तो इसका रिफंड सर आपने बोला था कस्टम्स में मिलता है। तो सर इसके लिए मैंने शिपिंग बिल फाइल किया रहेगा। तो वो जो शिपिंग बिल फाइल किया दैट विल बी द रिफंड क्लेम। और यहां पे रिफंड कस्टम्स वाला देगा। डन। सर ई कैश लेजर से रिफंड चाहिए सर, तो इसके लिए क्या मैं अलग कोई एप्लीकेशन फाइल करूं? नहीं ना यार, मैं 3B तो फाइल करता ही हूं। 3B में सर हम एक पॉइंट डाल देंगे कि असेसी वांट्स टू क्लेम रिफंड ऑफ कैश लेजर, तो हम रिफंड दे देंगे। तो रिटर्न में ही मेंशन कर दो, बात खत्म। सर मैंने इतने 3B फाइल किए, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पास से इतने 3B फाइल करवाया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। तो क्या है ना बेटा, लॉ के बेसिस पे, एज पर द लॉ, वो लोग बोलते इसका रिफंड आप रिटर्न के थ्रू ले सकते हो। बट 3B में ये डाला ही नहीं था। लॉ बोल रहा है पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है। लॉ बोल रहा है पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है। दिस इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। सो सिंपल। तो अब क्या हो गया बेटा? अभी रिटर्न, अभी पोर्टल नहीं दे रहा है तो क्या किया जाएगा? तो CBIC ने बोला टेंशन ना लो, आपको अगर रिफंड चाहिए तो हम एक फॉर्म दे देते हैं RFD1A। RFD1A में मेंशन कर दो कि मेरे को कैश लेजर का बैलेंस रिफंड चाहिए, हम दे देंगे। हम आप पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, जो है वो दे देंगे आपको। चलो, और ये तो लॉजिकल बात है। सर आपको जो ई कैश लेजर में रिफंड चाहिए, कहना से ई कैश लेजर में अभी जो बैलेंस दिखता रहेगा, यस। और सर मैं रिफंड अगर क्लेम कर रहा हूं उसका, तो वहां से मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। ई कैश लेजर से आई हैव टू डेबिट, तो ही वो मेरे बैंक अकाउंट में देंगे। यस, लॉजिकल सर।
नेक्स्ट सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको रिफंड। सर ये लोग बंदे ऐसे थे जो एडवांस में टैक्स पे करते थे। यस, हम इसको बोलते थे एडवांस में टैक्स पे करो, और अगर इसकी फ्यूचर लायबिलिटी इतनी नहीं है तो बेटा वो सील पकड़ेगा। यस, उसके एग्जीबिशन में सेल्स नहीं हुए और वो एडवांस में टैक्स पे करके बैठा है, तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि मेरी एक्चुअल लायबिलिटी वो बहुत कम है, मैंने एडवांस टैक्स बहुत ज्यादा पे किया है, इसका रिफंड दे दो। तो गवर्नमेंट बोलेगा एक काम कर, तेरा जो लास्ट रिटर्न रहेगा, लास्ट रिटर्न उसमें तू क्लेम कर दे। ओके सर, इसमें एक पॉइंट एडिशनल मैं आपको बोल दूं, सीटीपी और एनआरटीपी को वो लोग रिफंड तभी ही देंगे जब ये लोग ने अपने सारे रिटर्न्स फाइल किए हैं। ठीक है, ओनली इफ दे हैव फाइल्ड ऑल देयर रिटर्न्स, तभी ही हम इसको रिफंड देंगे। ओके सर, सीटीपी कौन सा रिटर्न फाइल करता है? सर सीटीपी तो इंडिया वाला बंदा है, वो 3B फाइल करेगा, और सर एनआरटीपी वो बाहर वाला बंदा है, वो जीएसटीआर 5 फाइल करेगा। वहां पे आप रिफंड क्लेम ले सकते हो, बट इन योर लास्ट रिटर्न, इन बिटवीन मत मांगो। लास्ट रिटर्न जब रहेगा ना, लास्ट रिटर्न, तब ले लो। ठीक है सर, रिफंड की क्लेम कौन फाइल करेगा? जो बंदे ने टैक्स बेयर किया है। बट सर नाउ नेक्स्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर को भी रिफंड मिल सकता है अगर रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है एंड रेसिपिएंट इज गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट सप्लायर कैन क्लेम रिफंड, तो हम सप्लायर को भी रिफंड दे सकते हैं। ओके सर, अगर मैंने एसईजेड को सप्लाई किया तो एज अ सप्लायर कैन आई क्लेम रिफंड? यस, इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, यू कैन क्लेम रिफंड। बट सर एसईजेड में वो लोग ने बोला है कि एसईजेड जो गुड सर्विस यूज कर रहा है, अगर वो ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको रिफंड मिलेगा। सर एसईजेड डेवलपर, एसईजेड यूनिट ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे प्रूव होगा? तो एसईजेड में एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, वो ऑफिसर आपको चेक करेगा और एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, वो एंडोर्स कर लेगा कि हाँ ये तो ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए ही हुए हैं, देन ओनली द सप्लायर कैन क्लेम रिफंड। So only if goods have been used for authorized operations as endorsed by the officer of SEZ। तो बेटा ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट भी हो गया कि जब मैं SEZ को सप्लाई कर रहा हूं और मैं रिफंड मांग रहा हूं, तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड कब देगा? जब वो ऑथोराइज्ड जो ऑफिसर होगा ना, वो ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए हुआ है, उसका सर्टिफिकेट देगा, ओनली देन रिफंड मिलेगा। नॉट ओनली दैट, अलोंग विद इट मेरे को एक डिक्लेरेशन भी लेना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन? कि मैंने एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर से टैक्स कलेक्ट नहीं किया है। मतलब सर अनजस्ट एनरिचमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, उसका मेरे को एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, whether the benefit of zero rated supply can be allowed to all procurement by SEZ developer or SEZ unit such as event management service, hotel accommodation service etc। यस, अगर वो ऑथोराइज ऑपरेशंस के लिए हुआ है तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ब्लॉक क्रेडिट्स में नहीं है, अगर ऑथोराइज ऑपरेशंस के लिए हो रहा है तो मिल जाएगा। सर मुझे रिफंड क्लेम क्या टाइम लिमिट में करना है? 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। सर व्हाट इज रेलेवेंट डेट? डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट होगा। जैसे सर हमने गुड्स के लिए किया था, गुड्स 3 तरीके से हो सकते हैं सर, सी एयर, सी लैंड, सॉरी सी एयरवे, लैंड रूट या बाई पोस्टल। सर अगर सी एयर से है तो जब ये वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया छोड़ के जा रहा है तब हम रिफंड बोलेंगे 2 साल। लैंड से हो रहा है तो जब कस्टम फ्रंटियर क्रॉस किया तब। सर अगर पोस्टल से हो रहा है तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने सब डिस्पैच किया ना, तब से देखना है। ठीक है सर, सर्विसेज के लिए, सर सर्विसेज के लिए अगर मैंने सर्विस दे दी है, पेमेंट पेंडिंग है, तो पेमेंट मिलेगा तब।
सर अगर एडवांस मिल गया, सर्विस देना पेंडिंग है, तो जब इनवॉइस रेस करोगे तब से 2 साल। क्लियर क्लियर क्लियर, क्विक क्विक क्विक, डन, यस। नेक्स्ट सर, डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है। सर डीम्ड एक्सपोर्ट मैंने लेट सपोज सर 10 जून को किया, 15 जून को किया, 20 जून को किया, 25 जून को किया, तो सर क्या मैं जब जब डीम्ड एक्सपोर्ट करूं तब एप्लीकेशन करूं? नहीं। आप क्या डीम्ड एक्सपोर्ट को आपके जीएसटीआर रिटर्न्स में दिखाते रहोगे? यस सर, रिटर्न्स में दिखाते रहेंगे। तो तब जब अपने रिटर्न में दिखाया ना, तब से 2 साल। सो सिंपल। सर अपील का ऑर्डर है यार, तो अपील का ऑर्डर जब आया तब से 2 साल में कर दो, खत्म। सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सिमिलर टू डीम्ड एक्सपोर्ट। मैं तो 1 जून को परचेस करूंगा, 2 जून, 3 जून, मैं तो एवरीडे बेसिस पे परचेस करता हूं, जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस है। तो क्या सर एवरी डे के बेसिस पे रिफंड क्लेम? नो नो। क्या वो मंथ का आप 3B फाइल करते रहोगे? यस। तो वो जो 3B की ड्यू डेट है, 3B की जो ड्यू डेट है, वहां से 2 साल। लॉजिकल, डन। नेक्स्ट सब प्रोविजनल पेमेंट। तो ऑब्वियसली जब मेरा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा तब से मेरे को 2 साल देखना है। सर अगर कोई और पर्सन है अदर देन सप्लायर जिसको हम रिफंड दे रहे हैं, तो उसको जब रिसीव हुआ रहेगा ना, तब से देखना है। एंड सर इन एनी अदर केस, फॉर एग्जाम्पल सर एसईजेड को सप्लाई किया और आईजीएसटी पे किया, इन दैट केस आपने जब पे किया तब से 2 साल देखना है। डन। सर अब मैंने रिफंड की एप्लीकेशन, उसका फॉर्म याद रह गया मेरे को, उसका टाइम लिमिट पता चल गया कि कब करना है। सर जब मैं रिफंड की एप्लीकेशन करूं तो मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं? तो देखो, गवर्नमेंट बोलेगा हम आपको रिफंड तब देंगे ना जब ये रिफंड आपने बर्डन रेसिपिएंट को पास ऑन नहीं किया। सर मैंने रेसिपिएंट को पास ऑन नहीं किया है, इसका कोई प्रूफ होगा? यस, उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा, तो वो लोग मांगेंगे। वो क्या रहेगा वो हम देखते हैं। और सर क्या रिफंड का केस बना? किस किस बेसिस पे रिफंड का केस बना? तो उसका डॉक्यूमेंट दे दो। ये बताओ कि रिफंड आपको क्यों क्यों दिया जाए, पहले ये बताओ। और इसके साथ ये बताओ कि हम आपको रिफंड क्यों दें। समझ रहे ना बेटा? पहले ये बताओ कि रिफंड क्यों है, वाई इट इज रिफंड। क्या आपने एक्सपोर्ट किया है? क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस है? क्या प्रोविजनल रिफंड, प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे, फाइनल असेसमेंट के टाइम पे दे रहे हैं? किस बेसिस का रिफंड आप मांग रहे हो? और हम आपको रिफंड क्यों दें, वो दोनों के मेरे को एविडेंस देने पड़ेंगे। तो पहला जो हम कर रहे हैं ना, हम ये करें कि रिफंड का केस क्यों, उसका क्या मेरे को डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो सर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अगर अपील के वजह से दिया तो अपील का ऑर्डर दे दो, तो ऑफिसर देखेगा हाँ अपील को ऑर्डर है, इसको रिफंड मिलना चाहिए, दे देंगे। सर मैंने आईजीएसटी पे किया, शिपिंग बिल, ये दे दो। सर सॉरी, वो तो कस्टम्स में करना है। मैंने आईटीसी का रिफंड चाहिए, अनयूटिलाइज आईटीसी का, मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो उसका शिपिंग बिल जो रहेगा वो दे दो। थर्ड, सर सर्विसेज के लिए बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, तो सर ये सर्टिफिकेट दे दो कि आपको पैसे मिल गए। थर्ड। फोर्थ, सर एसईजेड, देखो एसईजेड गाइस, मैंने एसईजेड को जो सप्लाई किया है उसकी इनवॉइस में दूंगा, प्लस एसईजेड ऑफिसर का जो एंडोर्समेंट रहेगा वो रहेगा, प्लस मैं उनसे एक डिक्लेरेशन लूंगा कि मैं आपसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा हूं।
नेक्स्ट, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, वो प्रोविजन असेसमेंट की बेसिस पे। देन सर अगर इन्वर्टेड ड्यूटी का स्ट्रक्चर का केस है तो सिर्फ इनवॉइस की डिटेल्स दे दो कि आपने ये सारे परचेज किए हैं, ये सारा आउटवर्ड सप्लाई है, हम देख लेंगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हेन नेचर ऑफ सप्लाई चेंजेस। सर आपने आईजीएसटी पे किया है और सी और एस पे करना था, तो वो स्टेटमेंट दे दो कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है। तो ऑल दीज आर नथिंग बट दिस इज डीम्ड एक्सपोर्ट, मैंने ईओयू को सप्लाई किया तो उसकी डिटेल्स दे दो। तो ये सिर्फ ये डिटेल्स है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करेंगे कि मेरे को कि रिफंड का केस बनेगा। ठीक है, अब रिफंड मुझे दिया जाएगा, उसके लिए हमें क्या देखना है, तो वो लोग बोलते हैं कि देखो अगर 2 लाख के ज्यादा का रिफंड है, 2 लाख रुपीज से ज्यादा का रिफंड है तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर 2 लाख के नीचे का रिफंड है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि आपने वो बर्डन किसी और को पास ऑन नहीं किया है। सर एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर हेड पे डिक्लेरेशन दे दो कि आपने वो टैक्स बर्डन किसी और को पास नहीं किया है, अगर रिफंड 2 लाख के नीचे का है, और अगर 2 लाख के ऊपर का है तो सीए का सर्टिफिकेट दे दो। एंड दिस दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कि हम गवर्नमेंट को यह बोल रहे हैं कि मैंने बर्डन किसी और को पास नहीं किया है, इसका यह प्रूफ है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 5 केसेस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 5 केसेस। सर कौन कौन से 5 केसेस है? 1, अगर मैं कभी गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट कर दूं, एक्सपोर्ट, नॉट जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड सप्लाई में तो एसईजेड भी आता है, तो यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? एक्सपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट को कवर किया हुआ है, उसके लिए आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर कभी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी रहा, now what is this? Inverted tax structure, that is 1. Second, एसईजेड को सप्लाई किया बट जीएसटी पे नहीं किया, आईटीसी का रिफंड चाहिए, तो ले सकते हो, तो फिर अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सर अगर एसईजेड को भेजा और आईजीएसटी चार्ज किया था, तो क्या मेरे को डिक्लेरेशन चाहिए रहेगा? यस, हमने देखा ना आगे, तो फिर आपको डिक्लेरेशन चाहिए रहेगा। बाकी के जो केसेस है उसमें आपको अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अगर एडवांस के बेसिस पे टैक्स लिया था, सप्लाई किया ही नहीं, मैंने पैसे वापस दे दिए, उसके वजह से रिफंड है, तो ऑब्वियसली अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग कलेक्शन ऑफ टैक्स, सीएस के बदले में आई, उसके लिए। एंड फिफ्थ इज नोटिफाइड केसेस, बट अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं की है, तो आप 4 या 5 ऐसे बोल सकते हो कि इन केसेस के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये कहां पे दिया हुआ है? सेक्शन 54(8) में। चलो गाइस, ट्राई इट आउट। एक्सपोर्ट, क्या प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड? एक्सपोर्ट के केस में जरूरत नहीं है सर। एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट आईजीएसटी, तो वो आईटीसी का रिफंड ले रहा है, सर नॉट रिक्वायर्ड अनजस्ट एनरिचमेंट। सर एसईजेड को सप्लाई किया विदाउट पेमेंट आईजीएसटी, तो वो आईटीसी का रिफंड ले रहा है, तो क्या अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत है? नहीं। सर एसईजेड को सप्लाई किया पेइंग आईजीएसटी, पेइंग, और उसको इसका रिफंड चाहिए, तो क्या अनजस्ट एनरिचमेंट लेना पड़ेगा? यस।
रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट, सर मेरे को सर्विसेज के लिए एडवांस मिला जिसके लिए मैंने रिसिप्ट वाउचर इश्यू कर दिया है, फिर सप्लाई तो कभी किया ही नहीं और वो पैसे मैंने उसको रिफंड कर दिए तो मैंने उसको रिफंड वाउचर दे दिया. अब मैंने जो पैसे जो टैक्स पे किया है मुझे उसका रिफंड चाहिए तो क्या मिल सकता है? यस, आपको वो रिफंड मिल सकता है. अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो मैं RFD 1 फाइल कर दूंगा और बोलूंगा कि एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, उसका मुझे रिफंड दे दो. सिमिलर क्वेश्चन, इसमें क्या चेंज है ना बेटा, मुझे कुछ एडवांस मिला. अब क्या एडवांस के बेसिस पे इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत है? नहीं, बट मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया. इंस्टेड ऑफ अ रिसिप्ट वाउचर मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया. सर फिर कभी सप्लाई नहीं हुआ, मैंने उसको पैसे वापस कर दिए, अब मुझे रिफंड चाहिए, तो क्या अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करना पड़ेगा? नो. अनजस्ट एनरिचमेंट, तो क्या मुझे अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करना पड़ेगा? यस, ये केस में मुझे अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करना पड़ेगा. और इसमें गाइस क्या होगा कि बिकॉज मैंने इनवॉइस किया था ना, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि आप इसके लिए एक क्रेडिट नोट इश्यू कर दो और क्रेडिट नोट के थ्रू करवा दो. आपकी कोई फ्यूचर लायबिलिटी होगी ना तो उसके सामने एडजस्ट कर लो. अगर मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि मेरी कोई फ्यूचर लायबिलिटी भी नहीं है, अब मुझे रिफंड दो, तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगा. तो अगर आपने रिसिप्ट वाउचर इश्यू किया था तो आप डायरेक्ट रिफंड क्लेम कर सकते हो. बट अगर आपने इनवॉइस इश्यू किया था तो फर्स्ट वो लोग बोलेंगे क्रेडिट नोट के थ्रू रिफंड दो. क्रेडिट नोट के थ्रू फ्यूचर लायबिलिटी एडजस्ट कर लो. और अगर फ्यूचर कोई लायबिलिटी नहीं है और अगर आपको रिफंड चाहिए तो फिर हम रिफंड देंगे. आई होप वी आर क्लियर गाइस. नेक्स्ट, सर अब क्या प्रोसीजर होगी? तो वेरी सिंपल गाइस, अगर आपको रिफंड चाहिए, ई कैश लेजर का रिफंड चाहिए, RFD 1A फाइल कर दो, हम आपको रिफंड दे देंगे, बात खत्म. सर और कोई रिफंड है तो क्या प्रोसेस होगा? अगर और कोई रिफंड है ना तो आपकी एप्लीकेशन आप जब करोगे तो ऑफिसर चेक करेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए या नहीं किए. सर अगर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए हैं तो वो लोग बोलेंगे ये हमें डेफिशिएंसीज दिख गई है. तो सर मेरे को क्या एक मौका दिया जाएगा क्या चेंज करने को? नहीं, नहीं मौका नहीं देंगे बेटा. अगर कुछ डेफिशिएंसी दिख गया ना तो बोलेंगे ये लो रिफंड, नई एप्लीकेशन करो, नई रिफंड की एप्लीकेशन करो. आपकी जो एप्लीकेशन थी ना वो आपको वापस दे देंगे सर. और अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट थी तो आपको RFD 2 दे देंगे और RFD 2 में मेंशन करेंगे कि आपने कब एप्लीकेशन की थी. सर ये क्यों डेट मेंशन करेंगे? बिकॉज वो लोग को याद रखना है कि ये डेट से 60 डेज में आपको पैसे मिल जाने चाहिए, और अगर ये डेट से 60 डेज में पैसे नहीं मिले हैं तो फिर सर वो आपको इंटरेस्ट देंगे. और सर अगर कोई डेफिशिएंसी दिख गया तो बात खत्म, RFD 3 डेफिशिएंसी मेमो, फिर आप एक नई एप्लीकेशन करो सर. तो अगर कोई ऐसा बंदा बोल दे कि यार मैंने रिफंड एप्लीकेशन कर दी थी और मेरे को 3 डेफिशिएंसी मेमो मिले, तो आप क्या करोगे? उस पर हंसोगे, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. एक रिफंड एप्लीकेशन के साथ एक ही डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा. डेफिशिएंसी मेमो मिला मतलब वो रिफंड एप्लीकेशन खत्म. ओके सर. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इज प्रोविजनल रिफंड. सर प्रोविजनल रिफंड मतलब क्या? प्रोविजनल रिफंड मतलब आपको 90% आपने जो रिफंड मांगा है ना वो आपको दे देंगे.
सर प्रोविजनली प्रोविजनली दे देंगे, 10% ऑब्वियसली रिटर्न रखेंगे, वो चेक करके देंगे आपको। सर वाई प्रोविजनल रिफंड, वाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल रिफंड? अगर कोई जेन्युइन केस है, ठीक है, जेन्युइन केस, गवर्नमेंट को पता ही है कि ये बात में इसको रिफंड देना ही है, तो सर वो लोग क्यों वेट करें 60 डेज तक? आपको पैसे मिल जाने चाहिए, जितने जल्दी हो सके मिल जाने चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है बिकॉज इट इज अ वेरी 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 जेन्युइन केस, हम आपको जो रिफंड है वो 60 डेज के बदले हम आपको नेक्स्ट, आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया ना, उसके 7 डेज में ही दे देंगे। सर व्हाट इज अ जेन्युइन केस? द जेन्युइन केस इज जीरो रेटेड सप्लाईज। बेटा अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, अगर आपने एसईजेड को भेजा है, तो फिर आपका जो आईटीसी का बैलेंस है उसका तो आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। तो दे विल नॉट वेट, 90% आपको दे देंगे। ओके, कितने टाइम लिमिट में मिलेगा? 7 डेज में। ओके सर, ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि ये सप्लायर जो है ये टैक्स की चोरी करते रह रहा है, ठीक है, उसकी एक बार हिस्ट्री भी तो चेक करनी पड़ेगी। ऐसा पता चला कि ये तो बंदा एक बड़ा फ्रॉड वाला बंदा है, जिसको प्रोविजनल रिफंड ले लेना है और फिर भाग जाएगा इंडिया से। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि जन्म कुंडली चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे कि बेटा कि उसने क्या कोई टैक्स इवेजन किया है मोर देन 2.5 करोड़ इन द लास्ट 5 इयर्स, जिसके लिए उसे प्रोसिक्यूट किया गया है। अगर ऐसा लग रहा है ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसको रिफंड नहीं देगा। ओके नेक्स्ट सर, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके साथ इसके एक ऑब्वियसली एक डिक्लेरेशन ले लेंगे, गवर्नमेंट बैकएंड पे चेक तो करेंगे बट इसके साथ इसका डिक्लेरेशन भी ले लेंगे। ओके सर, प्रोविजनल रिफंड के लिए भी क्या एक रिफंड ऑर्डर आएगा? यस, द रिफंड ऑर्डर विल बी इन आरएफडी 4, और इसके साथ साथ पेमेंट ऑर्डर भी तो आना चाहिए, यस, आरएफडी 5 में। एंड देयर आफ्टर कंसोलिडेटेड पेमेंट एडवाइस बनेगा और वो पीएफएमएस पोर्टल पे जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको डिसबर्समेंट होगा। सर मेरे को पेमेंट ऑर्डर मिल चुका है, मेरे को रिफंड ऑर्डर आ गया, मेरे को पेमेंट ऑर्डर मिल चुका है, बट डिसबर्समेंट अगर वो ही फाइनेंशियल ईयर में हो गया तो बेस्ट, बट अगर डिसबर्समेंट सर वो फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ, जैसे सर मेरे को रिफंड ऑर्डर मिला था इन द मंथ ऑफ मार्च, पेमेंट ऑर्डर मिला था इन द मंथ ऑफ मार्च, बट डिसबर्समेंट, एक्चुअल डिसबर्समेंट हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अगर ऐसा केस है तो फिर आपको पेमेंट ऑर्डर जो है उसको रीवैलिडेट करवाना पड़ेगा। यू हैव टू रीवैलिडेट पेमेंट ऑर्डर, नॉट रिफंड ऑर्डर। बेटा रिफंड तो ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुका है ना, ऑफिसर ने ये मेहनत तो पूरी कर दी है, सिर्फ पेमेंट करना पेंडिंग था। तो रिफंड ऑर्डर जो सैंक्शन किया गया है उसको रिवैलिडेट नहीं करवाना, जो पेमेंट ऑर्डर है उसको रिवैलिडेट कराएंगे, अगर ये सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं है तो। सर ये क्या सिर्फ प्रोविजनल रिफंड के लिए होगा या फाइनल अगर कभी रिफंड बनता रहेगा तो उसके केस में भी होगा? उसके केस में भी होगा। सो आई विल नॉट रिपीट दिस पॉइंट अगेन देयर। डन। नेक्स्ट सर, अगर ऑफिसर को ऐसे लग रहा है कि ये असेसी को इतना रिफंड का केस नहीं बन रहा है, तो क्या उसके लिए कोई नोटिस भेजी जा सकती है? यस, नोटिस भेजी जाएगी आरएफडी 8 में, उसको बोलेंगे रिप्लाई करो, और ये रिप्लाई करने के लिए उसको 15 डेज का टाइम लिमिट दिया जाएगा। यू हैव टू रिप्लाई इन आरएफडी 9। इसमें सारे रीजंस मेंशन करेंगे कि हम आपका रिफंड क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। असेसी इसका रिप्लाई फाइल करेगा, और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो वेल एंड गुड, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इसको रिजेक्शन किया जाएगा। और रिजेक्शन कौन से ऑर्डर में करेंगे सर? आरएफडी 6 में। रिमेंबर, रिफंड सैंक्शन भी आरएफडी 6 में होता है और रिफंड रिजेक्शन भी आरएफडी 6 में होता है। डन। ओके सर, XYZ has applied for a refund of ₹100
ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, और जीरो रेटेड सप्लाई है तो क्या इसको प्रोविजनल रिफंड दिया जाएगा? यस, 90%। तो ऑफिसर ने प्राइमा फेसी 90 रुपीज प्रोविजनल रिफंड दे दिया, और ऑब्वियसली वो 7 दिन में देना है तो उसके बैंक अकाउंट में भी चला गया। फिर पता चला कि उसको सिर्फ 70 रुपीज का रिफंड देना चाहिए था। तो सर इसके लिए कैसे करेंगे? तो क्या ये 30 रुपीज के लिए रिफंड हम उसको नहीं देंगे? यस सर, वो 100 का मांग रहा है बट सिर्फ 70 का ही मिलना चाहिए, तो 30 का नहीं मिलना चाहिए, तो क्या उसके लिए RFD 8 इश्यू करवा देंगे? यस। और सर प्रोविजनली मैंने उसको ऑलरेडी कितना दे दिया है? 90 रुपीज, बट कितना मिलना चाहिए उसको? 70। तो सर ये जो 20 रुपीज एक्सेस पे किया है, क्या वो रिकवर किया जाएगा? यस। और सर वो रिकवर कैसे करेंगे? बाय वे ऑफ अ शो कॉज नोटिस 73, 74। ट्राई करना गाइस ये। वो रिफंड क्लेम के लिए गया 100 रुपीज, बट ओनली 80 इज सैंक्शनड। 15 rupees is rejected on account of ineligible ITC and 5 on account of some other reasons। तो क्या करेंगे उसके लिए? वो रिफंड एप्लीकेशन कितने के लेके आया था सर? 100 रुपीज की, बट 100 रुपीज का सैंक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ 80 का करेंगे। तो 20 रुपीज के लिए हम उसको RFD 8 इश्यू कर देंगे कि 20 रुपीज के लिए हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर दैट 20 रुपीज। और ये जो इनएलिजिबल ITC है जो आप लेके रखे हो, उसको हम रिकवर करने की ट्राई करेंगे। दिस नोटिस इज डिसाइडेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो फाइनल ये जो 15 रुपीज है, जो इनएलिजिबल ITC है, जो ये असेसी लेके बैठा है, उसको हम रिकवर करेंगे। तो वो ई लायबिलिटी लेजर में चला जाएगा। और सर जब उसने रिफंड की एप्लीकेशन की रहेगी, तो क्या उसने ई क्रेडिट लेजर को डेबिट किया रहेगा? यस। तो सर उसने रिफंड की एप्लीकेशन कितने की थी? 100 रुपीज की। तो उसने ई क्रेडिट लेजर को कितना डेबिट किया रहेगा? 100। बट सर कितना बनना चाहिए? 80। तो 20 क्या हम रिक्रेडिट कर देंगे उसको? यस। तो 20 विल बी रिक्रेडिटेड प्रोवाइडेड ही इज नॉट फाइलिंग एन अपील। ओके। But we assume that applicant files an appeal and the appellate authority decides wholly in favor of the applicant। उसने अपील फाइल की और उसको अपील में वो केस जीत गया, तो क्या उसे वो 20 रुपीज का भी रिफंड मिलेगा? यस मिलेगा। क्या इसके लिए अलग से अब रिफंड एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? यस। और ये रिफंड आप क्यों करोगे? बिकॉज आप अपील में जीत गए हो। तो अपील के ऑर्डर के वजह से आप जीत गए हो, उसको रिफंड मिलना चाहिए, तो आपको वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट मिलेगा। गाइस अच्छा सा क्लियर होगा आपको माइंड में? डन गाइस, चलो नेक्स्ट। वेरी सिंपल गाइस, रिफंड ऑर्डर बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डील कर दिए गाइस। रिफंड ऑर्डर RFD 6 में दिया जाएगा, और अगर आपका रिफंड ऑर्डर जो दिया गया उसमें अगर हमें कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एडजस्ट करना है, तो हम वो एडजस्ट करेंगे इन RFD 7। इसके लिए ही तो वो पेमेंट ऑर्डर डिफरेंट होगा। ओके सर। क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, बट वो 5 स्पेसिफिक केसेस के लिए वो क्रेडिट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, वो एप्लीकेंट को जाएगा। याद है ना वो 5 केसेस सर? एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC, एडवांस के बेसिस पे आपने टैक्स पे किया था, सप्लाई नहीं किया, रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड 5 नोटिफाइड केसेस। देन रिफंड ऑर्डर में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। पेमेंट ऑर्डर RFD 5 में दिया जाएगा, और रिवैलिडेशन का पॉइंट गाइस। डन।
बैंक अकाउंट का पॉइंट अपना डील हो गया, कौन डिसबर्स करेगा वो भी पॉइंट हमने डील कर दिया, और क्या टाइम लिमिट में किया जाएगा, 60 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन। लुक एट दिस केस गाइस। ओके, लुक एट दिस केस गाइस। वी हैव टू इनपुट्स, और मेरा जो टोटल आईटीसी है वो मेरे पास 72,000 प्लस 3,60,000 का है, और मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 10 लाख रुपीज का है, और मेरा आउटवर्ड लायबिलिटी 1,80,000 है। सर मैं 1,80,000 को पे करने के लिए सर मेरे पास अच्छा खासा आईटीसी का बैलेंस है, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव हैपेंड, 180 आउटवर्ड लायबिलिटी लेस 180, तो नेट कैश बैलेंस से कुछ भी पे नहीं करना। बट सर एक्चुअल में क्या हुआ पता है, मैंने क्या देखा, मैंने देखा सर मेरे पास आईटीसी इतना सारा है, मैं क्या करूं ये आईटीसी का यार। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूं ना, मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं ये लो एक्सेस टैक्स, ये लो ये लो ये लो 2,80,000, और मैं बोलूंगा 2,80,000 मैं पे कैसे करूंगा, सर मेरे पास तो आईटीसी है उसमें से मैंने पे कर दिया, तो कैश बैंक से मैंने कुछ पे नहीं किया। फिर मैंने गवर्नमेंट को बोला यार मैंने 1,00,000 रुपीज को ज्यादा दे दिया, मेरे को रिफंड दे दो, और चेक कर लो मैंने 1,00,000 ज्यादा दे दिया है। और मेरे को वो जो रिफंड देंगे, तो वो लोग रिफंड कैसे देते थे सर, कैश बैंक में देते थे। तो सर क्या मैंने आईटीसी का बैलेंस कैश बैंक में कन्वर्ट कर लिया, यस, सिंपल वे ऑफ कन्वर्टिंग इट। तो अब गवर्नमेंट भी स्मार्ट हो गई है, गवर्नमेंट बोला हाँ हमने ये केसेस को देखा है ऐसे, तो वो लोग बोलते हैं कि आपने ओरिजिनली कैसे पे किया था, आईटीसी से, तो हम रिफंड भी आईटीसी में ही देंगे, मतलब ई क्रेडिट लेजर में ही देंगे। जो प्रपोर्शन में आपने ओरिजिनली पे किया था ना, वो प्रपोर्शन में हम आपको रिफंड देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्लियर। चलो ट्राई दिस केस, पॉज करो, सॉल्व करो। डन। चलो नेक्स्ट। सर विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड, सर व्हाट इज विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड। सर अगर एक सप्लायर है और ये सप्लायर ने आइदर जीरो रेटेड सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब वो आईटीसी का रिफंड ले रहा है, या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस है, ये सप्लायर ने जो जीएसटी रिटर्न है उसको डिफॉल्ट किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा केस बन रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे लग रहा है कि ये बंदे को और कोई लायबिलिटी आएगी, ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे सम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। तो एक बात से क्या होगा बेटा, एक तो ये बंदा रिफंड क्लेम करने आ रहा है, और अगर इसका रिफंड सैंक्शन हो गया और अगर इसको रिफंड दे दिया गया, अगर रिफंड सैंक्शन कर दिया और रिफंड दे दिया गया, तो ये बंदा रिफंड ले लेगा, बट कमिश्नर लेवल पे कमिश्नर को लग रहा है कि ये बंदे की लायबिलिटी आने वाली है फ्यूचर में, इसका एक पक्का केस है। तो ये क्या होगा ना बेटा, ये रिफंड अगर यहां से ले लेगा और उड़नछू हो जाएगा, तो फिर सर कैसे रिकवर करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम तब तक के लिए कमिश्नर को पावर दे रहे हैं कि कमिश्नर आप इसका रिफंड ना विथहोल्ड करके रख सकते हो, अंटिल आइदर अगर रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो जब तक वो रिटर्न फर्निश कर दे, या अगर कोई लायबिलिटी आने वाली है तो उसमें से डिडक्ट करवा सकते हैं, तब तक के लिए उसका विथहोल्ड कर दो, इसकी लायबिलिटी फाइंड आउट कर दो और उसमें से एडजस्ट कर लो। या सेकेंड केस, सर एक असेसी है, एक असेसी के अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, और कमिश्नर को ऐसे लग रहा है कि अगर इसको रिफंड दे दिया गया तो ऑब्वियसली वो जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ना वो उसमें से भाग जाएगा, तो कमिश्नर इसका क्या करेंगे, रिफंड
होल्ड पे कर देंगे। ठीक है, यहां पे एनी रिफंड का केस आएगा गाइस, कोई भी रिफंड हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। और इसके पहले के जो हमने डील किया वो सिर्फ मेरा आईटीसी का जो बैलेंस है उसके रिफंड की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, सर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, मैंने सर्विस एक्सपोर्ट किया है, और सॉरी, मैंने सर गुड्स एक्सपोर्ट किया है, मैंने आईजीएसटी पे किया रहेगा या मुझे आईटीसी का बैलेंस चाहिए रहेगा? मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है। अब मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो सर शुड आई रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन जिसको मैंने भेजा है? क्या उसके पास से मेरे को फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है? यस, यस। अब ये जो प्रोविजन है रूल 1989, सॉरी रूल 96B, ये रूल ये बोलता है कि आपको जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, अगर उसमें जो टाइम लिमिट दी गई है, अगर वो टाइम लिमिट में अगर वो फॉरेन एक्सचेंज आप नहीं लेके आए तो हमने आपको जो रिफंड दिया हुआ है वो रिफंड हम आपसे वापस ले लेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। सर यू हैव टू ब्रिंग दैट फॉरेन एक्सचेंज विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर फेमा। सर इसके कुछ एक्सेप्शंस है, यस। अगर कभी आरबीआई राइट ऑफ कर देती है आपके केस को कि चलो ये पर्सन नहीं लेके आएगा तो चलेगा, अगर आरबीआई मना कर देती है, अगर आरबीआई राइट ऑफ कर देती है तो हम इसको अलाउ करेंगे। ओके सर, मैंने जो फेमा में टाइम लिमिट अलाउड किया था ना, मैं वो टाइम लिमिट में नहीं लेके आया, तो मैंने जो रिफंड मेरे को मिल गया था ना अलोंग विथ इंटरेस्ट मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। सर मैं आरबीआई के पास गया और मैंने आरबीआई को रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दे दो, और आरबीआई ने एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दे दी और वो टाइम लिमिट में मैं पैसे लेके आया, तो क्या मेरे को रिफंड बनेगा? यस। तो फिर गवर्नमेंट वापिस आपको रिफंड दे देगा, एंड आपको, आप जब पैसे लेके आए हो विद इन दैट 3 मंथ्स आप एप्लीकेशन कर दो कि देखो मैं पैसे लेके आया हूं, मुझे रिफंड वापस दे दो, तो आपको रिफंड वापस दे देंगे। डन। चलो नेक्स्ट, सर एक कंसेप्ट है सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सर व्हाट इज दैट? सर अगर मेरे को एक ऑर्डर मिल गया, मैं एक एग्जांपल से डील करवाता हूं, ठीक है सर। एबीसी इंडिया, इसको ऑर्डर मिल गया फॉर ₹5 लाख, इसको यूएस बेस्ड क्लाइंट को सर्विस देनी है। सर हम इंडिया में है, हम यूएस को सर्विस, हमें यूएस को सर्विस देनी है। अब इंडिया वाला क्या सोचता है कि मैं यहां पे बैठे बैठे वो पूरी सर्विस नहीं दे पाऊंगा, तो एक कंपनी जो है XYZ लिमिटेड, हम उसको बोलते हैं कि भाई आप मेरे लिए 40% काम कर दो। तो सर XYZ वो वहां पे ही है, वो यूएस बेस्ड क्लाइंट को सर्विस दे रहा है 40% की। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर मेरे लिए एक्सपोर्ट कितना, एबीसी इंडिया के लिए एक्सपोर्ट कितना? तो वो लोग बोलते हैं एबीसी इंडिया के लिए एक्सपोर्ट टोटल $5 लाख माना जाएगा इफ एबीसी इंडिया वो जो XYZ को $2 लाख देने वाला है, दैट इज नथिंग बट, कैन आई से, वो $2 लाख के लिए XYZ सप्लायर है और एबीसी रेसिपिएंट है। यस, तो एबीसी अगर उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देता है तो एबीसी के लिए टोटल $5 लाख विल बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर विथ दिस गाइस? नेक्स्ट सर, व्हाट आर डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 4 कैटेगरी है गाइस, 4 कैटेगरी याद रख लो, ठीक है। एक तो सर मैं ईओयू को सप्लाई करता हूं ना, ईओयू, ईएचटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इनको अगर कोई गुड सप्लाई करता है ना तो दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। सर क्या लॉजिक से दिया गया है डीम्ड एक्सपोर्ट? सर अगर मैं सपोज ये जो ईओयू है, ठीक है, लेट सपोज, हाँ आई एम ईओयू। सर ईओयू जनरली क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, और वो एक्सपोर्ट करने के लिए जनरली वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे।
अब इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग अगर वो कोई लोकल सप्लायर से ले ले तो कहने से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। यस, और अगर फॉरेन एक्सचेंज बचेगा बचेगा तो भी तो क्या गवर्नमेंट इसको बेनिफिट देगा? यस। तो गवर्नमेंट ना बेनिफिट बेटा दो दो तरीके से देता है। एक, फॉरेन एक्सचेंज लेके आओ तो हम बेनिफिट देंगे, और सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का बचाओ तो देंगे। और डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब वो सारे केसेस जहां पे फॉरेन एक्सचेंज बचाए गए हैं। सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एडवांस ऑथोराइजेशन। सर, व्हाट इज एडवांस ऑथोराइजेशन? अगर मेरे को फ्यूचर में कोई एक्सपोर्ट करना है, इफ आई हैव टू सम एक्सपोर्ट, मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि मैं जो इंपोर्ट करके लेके आऊं ना, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी मेरे को कम पे करनी पड़े, मतलब ना पे करनी पड़े, उसके लिए आप मुझे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दे दो। तो गवर्नमेंट मुझे एडवांस ऑथोराइजेशन का लाइसेंस दे देगा। अब वो जो एडवांस ऑथोराइजेशन का लाइसेंस दे देगा, इफ आई एम द होल्डर ऑफ इट, तो जनरली मैं अब क्या करूंगा? सर, मैं आउटसाइड इंडिया से परचेस करूंगा, बट इंस्टेड ऑफ परचेसिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर मैं कोई लोकल सप्लायर से खरीद लूं तो क्या फॉरेन एक्सचेंज पैसे बच गए? यस। तो गवर्नमेंट बोलता है इफ यू आर अ सप्लायर हु इज सप्लाइंग टू एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर या ईपीसीजी होल्डर, दैट इज नथिंग बट डीम्ड एक्सपोर्ट। सप्लाई बाय अ नॉर्मल पर्सन टू एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट। या फिर लास्ट, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय अ बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन। सो गाइस, दिस आर द 4 केसेस, प्लीज इसे बाय कर लो। ये 4 केसेस डीम्ड एक्सपोर्ट है। गाइस, आर वी क्लियर टिल हियर? दिस कंप्लीट्स गाइस रिफंड चैप्टर। ठीक है, तो आप बस गाइस ये लेक्चर ट्राई करना, इफ पॉसिबल लुक एट दिस लेक्चर फॉर 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छे से देखो और फिर आप बुक में से जो सारे क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस कर लो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। चलो, थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाय।